गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था बेटा कार्बन के अपर रूपों के बारे में, हीरे, ग्रेफाइट और फुलरेन के बारे में हमने पढ़ा है। तो हमने हीरे, ग्रेफाइट और फुलरेन के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो हीरे, ग्रेफाइट और फुलरेन क्या होते हैं, किस तरह से उसकी संरचना होती है, किस प्रकार वो उसका उपयोग लिया जाता है। अब पढ़ते हैं हम पॉलीमर के बारे में, जो बहुलक कहते हैं। बहुलक क्या होते हैं? पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? तो पॉलीमर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पॉलीमर किस प्रकार होता है कि जब पॉलीमर होता है जब छोटे छोटे सरलतम अणु, जब छोटे छोटे सरलतम अणु आपस में, जब छोटे छोटे सरलतम अणु आपस में मिलकर एक उच्च भार वाला लंबी श्रृंखला युक्त बड़ा अणु बनाते हैं जिसे बहुलक पॉलीमर कहते हैं, जिसे बहुलक पॉलीमर कहते हैं। और इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। देखिए बेटा कि पॉलीमर क्या होते हैं, कि पॉलीमर होता है कि पॉलीमर है जब छोटे छोटे सरलतम अणु मिलकर एक उच्च भार वाला एक लंबी श्रृंखला युक्त बड़ा अणु बनाते हैं, जिसे पॉलीमर कहते हैं। हम कोई कपड़ा बनाते हैं या कोई रुई ऊन से कोई भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, या स्वेटर बनाते हैं, या कोई वो बनाते हैं, आसन वगैरह बनाते हैं, तो छोटे छोटे तंतु जोड़ते हैं। तो जैसे जुड़ता जाएगा, पहले इस तरह से बनेगा, फिर इस तरह से बनेगा, फिर इस तरह से बनेगा, धीरे धीरे वो उच्च भार वाला अणु बन जाता है। तो उच्च भार वाला अणु बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुलीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुलीकरण कहा जाता है। अब पॉलीमर बहुलक को पॉलीमर कहा जाते हैं, पॉलीमर कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। छोटे छोटे अणु को एकलक मोनोमर कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे अणु जो होते हैं, उनको एकलक को मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमर। मोनोमर कहते हैं। छोटे छोटे अणुओं को कहते हैं। किसको कहते हैं? छोटे छोटे अणुओं को कहते हैं। जो सबसे पहले छोटा अणु होता है, फिर उससे बड़ा बन जाता है, इस तरह से उनको कहते हैं मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमर। तो बहुलक को मुख्यतः दो श्रेणियों में व्यक्त किया गया है। बहुलक को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में व्यक्त किया गया है बेटा? दो श्रेणियों में व्यक्त किया गया है। बहुलक को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। दो श्रेणियों में व्यक्त किया गया है। नंबर एक, प्राकृतिक बहुलक। नंबर एक क्या है?
प्राकृतिक बहुलक। नंबर 2 संश्लेषित बहुलक। कोष्ठक में कृत्रिम। ये होते हैं 2 प्रकार के बहुलक होते हैं। 2 प्रकार के बहुलकों के बारे में हम पढ़ेंगे, प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। अब पढ़ते हैं हम प्राकृतिक बहुलक के बारे में। प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं, प्राकृतिक बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं। नंबर 1 आ जाता है प्राकृतिक बहुलक। नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर के बारे में हम पढ़ेंगे। नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं, प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं। प्राकृतिक बहुलक ऐसे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। यहाँ ऐसे बहुलक जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, सीधे प्राप्त होते हैं। ऐसे बहुलक जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे ऐसे बहुलक जो प्रकृति में सीधे प्रकृति से हमें सीधे प्राप्त होते हैं। जैसे हमें रबड़ है, रबड़ भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। जैसे रबड़ है, रबड़ में लेते हैं, रबड़ है स्टार्च से सेलुलोज रेजिन है। जैसे रबर, स्टार्च, सेलुलोज, लोज, रेजिन, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होता है। रबड़ प्रकृति से प्राप्त होता है, स्टार्च प्रकृति से प्राप्त होता है, सेलुलोज भी प्रकृति से प्राप्त होता है और रेजिन भी प्रकृति से प्राप्त की जाती है। तो इसलिए इन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक बहुलक। अब प्राकृतिक रबड़ के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें प्राकृतिक रबड़ किस प्रकार होता है, तो प्राकृतिक रबड़ के बारे में हम देखेंगे। प्राकृतिक रबड़, तो प्राकृतिक जो रबड़ होता है यह एक वृक्ष के द्रव से प्राप्त होता है। जो वृक्ष होता है ये वृक्ष के, यह एक वृक्ष के द्रव से प्राप्त होता है। जो वृक्ष होता है उसके द्रव से प्राप्त होता है, जिसे रबड़ क्षीर या लेटेक्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, रबड़ क्षीर या लेटेक्स के नाम से जाना जाता है। जिसे रबड़ क्षीर या लेटेक्स, रबड़ क्षीर या लेटेक्स के नाम से जाना जाता है। जिसे रबड़ क्षीर या लेटेक्स के नाम से जाना जाता है। लेटेक्स होता है, लेटेक्स के या रबड़ क्षीर के नाम से जाना जाता है। जिसे आइसोप्रीन का बहुलक, आइसोप्रीन या आइसोप्रीन का बहुलक कहते हैं। जिसे आइसोप्रीन का बहुलक कहते हैं। जिसे आइसोप्रीन का क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है। तो जो रबड़ होता है वो एक वृक्ष के द्रव से प्राप्त होता है, जिसे लेटेक्स या आइसोप्रीन का बहुलक कहा जाता है। जिसे लेटेक्स या आइसोप्रीन का बहुलक कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि रबड़ किस प्रकार प्राप्त होता है। हम रबड़ के बनाने के बाद में करते हैं, इसमें रबड़ किस प्रकार बनता है। देखिए इसमें जैसे हमारे पास में एन
यहाँ बना दें CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद में हमारे पास में है CH3। ठीक है बेटा, यह आइसोप्रीन है। ये क्या है? आइसोप्रीन है। अब ये आइसोप्रीन है, इसका हम बहुलीकरण करेंगे। इसका हम क्या करेंगे? बहुलीकरण करेंगे। इसका क्या करेंगे? बहुलीकरण। अब इसका बहुलीकरण करने से हम क्या करते हैं कि इसका बहुलीकरण करेंगे तो बहुलीकरण जो होता है, इसका जो बहुलीकरण होता है, इसमें से जो डबल बॉन्ड है, इसमें जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड एक यहाँ बढ़ जाता है, एक यहाँ बढ़ जाता है, सिंगल बॉन्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंगल बॉन्ड हो जाता है। तो ये हो जाएगा, इसमें देखिए CH2, ये जुड़कर यहाँ से जो जुड़ रहा है ये यहाँ पर आपका, तो ये यहाँ लग जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाता है। उसके बाद में CH, उसके बाद में ये CH है, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है? CH2, और ये आगे निकल जाता है CN, और यहाँ क्या जुड़ जाता है आपका? CH3। क्या हो जाता है? CH3 हो जाता है। और जो N है वो कहाँ लग जाता है? यहाँ लग जाता है। और ये क्या बन जाता है? पॉली आइसोप्रीन बन जाता है। क्या बन जाता है? पॉली आइसोप्रीन या प्राकृतिक रबड़। क्या बन जाता है? प्राकृतिक रबड़ बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? प्राकृतिक रबड़ बन जाता है। तो इस प्रकार प्राकृतिक रबड़ बनाया जाता है। आइसोप्रीन का बहुलीकरण करके हमें क्या बनाया जाता है? प्राकृतिक रबड़ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? प्राकृतिक रबड़ बनाया जाता है। तो इस तरह से प्राकृतिक रबड़ बनाया जाता है। और प्राकृतिक रबड़ का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके उपयोग के बारे में देखते हैं। प्राकृतिक रबड़ को गर्म करके इसे और सामर्थ्यता बनाने के साथ इसे सल्फर के साथ में गर्म किया जाता है। इसके साथ में इसको सामर्थ्यता बढ़ाने के लिए इसका को बढ़ाने के लिए इसे सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। सल्फर के साथ क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तब प्राकृतिक रबड़ को आराम से खींचा जा सकता है, खूब खींच सकते हैं। तो सामर्थ्य बनाने के लिए किसके साथ हम गर्म किया जाता है? सल्फर के साथ हम गर्म किया जाता है, तब इसकी सामर्थ्यता बढ़ती है। तो इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जब इसको सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को, यह प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। वल्कनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्कनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम वल्कनीकरण कहते हैं। और वल्कनीकरण करने के बाद में ये रबड़ जो होता है, प्राकृतिक जो रबड़ होता है, वो आराम से इसकी सामर्थ्यता बढ़ जाती है। और सामर्थ्यता बढ़ने के साथ में यह आराम से सामर्थ्य रबड़ भी कहलाता है। इसको हम खींच सकते हैं, खूब खींच के उसी पुण्य अवस्था में आ जाता है। तो ये प्राकृतिक रबड़ होता है। प्राकृतिक रबड़ का इस प्रकार बनाया जाता है। अब आ जाते हैं कौन से रबड़? संश्लेषित रबड़। संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक के बारे में, मानव निर्मित बहुलक
या कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। ऐसे बहुलक जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, यहाँ लिखेंगे मानव निर्मित बहुलक, संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। जैसे कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, संश्लेषित रबड़। जैसे कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, संश्लेषित रबड़। ये प्राकृतिक बहुलक हैं, वो संश्लेषित बहुलक हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। तो ऐसे जो मानव निर्मित बहुलक संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। जैसे कृत्रिम रेशे होते हैं, जो रस्सियाँ वगैरह बनाते हैं, प्लास्टिक जो वगैरह होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के थार्मोसेटिंग और थार्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो उस प्रकार के होते हैं। संश्लेषित जो रबड़ होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जो टायर वगैरह इनके रूप में उपयोग में लिया जाता है, तो ये होते हैं संश्लेषित बहुलक। क्या होते हैं? संश्लेषित बहुलक होते हैं। तो अब संश्लेषित बहुलक में हम पढ़ेंगे कृत्रिम रेशे पढ़ेंगे। कृत्रिम रेशे में हमारा आ जाता है लाइलॉन 66। कौन सा आ जाता है? लाइलॉन 66 के बारे में हम पढ़ेंगे। लाइलॉन 66 क्या है? देखिए, प्लास्टिक के बारे में पढ़ते हैं हम। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक किस तरह से बनता है? प्लास्टिक जो होता है, तो प्लास्टिक में देखिए पॉलीथीन होता है, पॉलीएथीन होता है, पॉलीथीन बनती है। प्लास्टिक में सबसे पहले क्या आती है? पॉलीथीन होती है। पॉलीथीन जो होती है वो बनती है। पॉलीथीन एथीन के अणु उच्च ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण किया जाता है। एथीन के जो अणु होते हैं, एथीन के अणु उच्च ताप पर एथीन के अणु उच्च ताप एवं दाब, उच्च ताप एवं दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण क्रिया की जाती है। बहुलीकरण की क्रिया की जाती है। ठीक है। तो पॉलीथीन एथीन के अणु के उच्च ताप एवं दाब के उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसकी बहुलीकरण की क्रिया की जाती है, तब ये क्या बनता है? पॉलीथीन बनता है। तो एथीन है हमारे पास में। एथीन जी इस तरह से कि एथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है हमारे पास में। ये एथीन का सूत्र है, और एथीन के सूत्र से हम क्या करते हैं? इसका बहुलीकरण करते हैं उच्च ताप पर। क्या करते हैं? इसका बहुलीकरण करते हैं। तो इसका बहुलीकरण कर देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे बहुलीकरण। और बहुलीकरण करने के बाद में जब एथीन का जो होता है, पॉलीएथीन कब बनता है? जिसमें जो डबल बॉन्ड लगा होता है, इसको बहुलीकरण करने के बाद में इसमें क्या होता है? इसको हटा देंगे और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये डबल बॉन्ड है ये भी यहाँ आ जाएगा, N यहाँ लग जाएगा, ये बन जाएगा पॉली। क्या बन जाएगा? पॉली। और किसका बहुलीकरण है? ये किसका है? एथीन का। तो यह बन जाएगा एथीन। क्या बन जाता है? एथीन। देखिए बेटा, ये एथीन का सूत्र है, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है। जब इसका बहुलीकरण करते हैं तो ये डबल बॉन्ड है, ये छूट के यहाँ लग जाता है, ये इधर चला जाता है, बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाते हैं, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाता है। ये सिंगल बॉन्ड हो जाने के बाद क्या बन जाता है? पॉली। और किसका कर रहे हैं हम?
बहुलीकरण एथीन का कर रहे हैं। तो इस प्रकार पॉलीएथीन का निर्माण होता है जो प्लास्टिक में आती है। वो कहाँ आती है? प्लास्टिक में आती है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? उपयोग होता है इसका उपयोग में हम लिखेंगे इसमें जैसे थैलियाँ हैं, सांचे में डाली वस्तुएं हैं, पाइप है, ट्यूब है आदि में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से प्लास्टिक बनकर तैयार होता है। प्लास्टिक में एथीन का निर्माण होता है, पॉलीएथीन का निर्माण होता है। इस प्रकार प्लास्टिक रबड़ में, संश्लेषित रबड़ में हम इतने ही पढ़ेंगे, अभी आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस तरह से संश्लेषित बहुलक प्राप्त किए जाते हैं। थैंक यू।